नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में शक्तिशाली विस्फोट, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 20 जिलों की 122 सीट पर 1300 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदर्शन देश के स्वदेशी उत्पादों की विश्वसनीयता और क्षमता का प्रमाण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत और अंगोला के पास विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के अपार अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर। देश में बेरोजगारी दर इस वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर 5.2% हुई और ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के 2 पदक पक्के। नई दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आज शाम एक शक्तिशाली कार विस्फोट हुआ। दुर्घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्फोट के बाद स्थिति का जायजा लिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और स्थिति की जानकारी ली। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि उन्हें शाम लगभग 6:55 पर घटना की सूचना मिली। आग पर काबू पाने के लिए 7 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। उन्होंने बताया कि विस्फोट के कारण आसपास की 1-2 कारों में भी आग लग गई। संवाददाता को जानकारी देते हुए उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी AK मलिक ने बताया कि उन्हें चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में विस्फोट की सूचना मिली और 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। उन्होंने बताया कि शाम 7:29 पर आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन का दल मौके पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इस बीच समाचार एजेंसी ANI ने बताया है कि कई घायलों को लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीट पर मतदान होगा। इस चरण में 3,70,00,000 से अधिक मतदाता 1,302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 136 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा कारणों से 1,202 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में महागठबंधन के घटक दलों राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और CPI के बीच 6 विधानसभा क्षेत्रों में दोस्ताना संघर्ष की स्थिति है। इन दलों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज और सिकंदरा विधानसभा सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी चैनपुर सीट पर 2-2 हाथ कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के खिलाफ CPI ने मोर्चा खोलते हुए करगहर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार उतारा है। कल मतदान के साथ नीतीश कुमार सरकार के 12 मंत्रियों की किस्मत भी EVM में बंद हो जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 8 बार के विधायक है और वे सुपौल से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार और 7 बार के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से मैदान में है। वहीं भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बेतिया से, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार औरंगाबाद जिले की कुडुम्बा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से, वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार गया जिले की टिकारी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में खड़े हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। पश्चिमी चंपारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
पश्चिम चंपारण जिले के सभी 9 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। इनमें बेतिया, वाल्मीकि नगर, नौतन, चनपटिया, नरकटियागंज, रामनगर, बगहा, लौरिया और सिकटा शामिल हैं। जिले के 26 लाख से अधिक मतदाता कुल 72 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें करीब 14 लाख पुरुष और 12 लाख से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए 3156 मतदान केंद्र बनाए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा को 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया है और सशस्त्र सीमा बल लगातार निगरानी कर रही है। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, बेतिया। नवादा जिले में मौजूद हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं में भारी उत्साह है। नवादा जिले की सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा, जहां 17 लाख से अधिक मतदाता 55 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने जिले में मतदान की सुचारू व्यवस्था के लिए 2000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। वहीं स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। नवादा के जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पूरे जिले में 12,500 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। मतदान में सुरक्षा और विधि व्यवस्था के संधारण के लिए लगभग 12,500 बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें की लगभग 84 कंपनी CAPF की तैनात की गई हैं। इसके अलावा जगह जगह पर QRT, सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल मैजिस्ट्रेट्स, इन सभी के द्वारा लगातार विधि व्यवस्था का संधारण क्षेत्र में भी रह करके किया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है। इसके अलावा सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने और नकदी और शराब की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए 44 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। वहीं 10 साल बाद गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में दनिया मतदान केंद्र पर वोटिंग होगी, जहां करीब 800 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, नवादा। निर्वाचन आयोग ने पुरुष और महिला मतदाता आंकड़े, केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की तैनाती और कई मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरों की कथित खराबी के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया है। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया, सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर कई आपत्तियां उठाई थीं। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव होगा। इनमें जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और उड़ीसा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट शामिल हैं। इन उपचुनाव की मतगणना 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों के साथ होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान की सफलता स्वदेशी उत्पादों की विश्वसनीयता और क्षमता का प्रमाण है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में विश्व व्यापार केंद्र में अत्याधुनिक केंद्रीय सुविधा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भवनों का लोकार्पण करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश ने वर्ष 2024-25 में लगभग 1,51,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्माण का लक्ष्य हासिल किया है। इसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का योगदान 71.6% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अंगोला की संसद को संबोधित करना अत्यंत गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि भारत और अंगोला के पास विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के अपार अवसर हैं। राष्ट्रपति ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर शांति और लोकतंत्र तक के प्रेरणादायक सफर की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और अंगोला के राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के साथ साथ अंगोला की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती होने के कारण वर्ष 2025 का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि अवसर दोनों देशों के लिए आपसी प्रेरणा का स्रोत है। ये वर्ष भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है। साथ ही अंगोला अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये दोनों ऐतिहासिक अवसर हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहराई और विस्तार देने की प्रेरणा
देते हैं। मैं आप सभी को स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतीयों की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान श्री मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे के साथ मुलाकात करेंगे। श्री मोदी वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लेंगे और भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए भूटान में भारतीय राजदूत संदीप आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा एक महत्वपूर्ण समय पर हो रही है। उन्होंने कहा कि भूटान और भारत के संबंध समय के साथ प्रगाढ़ हुए हैं। भूटान एक तरह से भारत का सबसे नजदीकी दोस्त है। हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हैं। भूटान ने जब पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी देश के साथ स्थापित किए थे तो भारत पहला देश था 1968 में, और तब से कुल मिला के पिछले 50, 55, 57 वर्षों में रिश्ते समय के साथ साथ गहरे हुए हैं। इसके कई बिंदु हैं। दोनों देशों के बड़े नेताओं में बहुत फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस होते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आगे आना चाहिए। नई दिल्ली में आज शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ने और सहकारी क्षेत्र के लिए पेशेवर तैयार करने के उद्देश्य से की गई है। हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। तो एक जनरेशन पूरी अमृत पीढ़ी की जो 2047 तक हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र को आगे ले जाएगी, उसको तैयार करने का हमने लक्ष्य रखा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। देश में बेरोजगारी दर इस वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर 5.2% रह गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 4.4% रही, जबकि शहरी क्षेत्र में यह दर 6.9% दर्ज की गई। चीन के शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने आज नई दिल्ली से आने वाले यात्रियों के पहले समूह का स्वागत किया। चीन और भारत के बीच वाणिज्यिक उड़ानें 5 वर्ष बाद आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हो गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय के संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन का विषय संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास है। ढाका में जारी एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष रिकर्व और महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में जगह बनाकर कम से कम 2 पदक पक्के कर लिए हैं। पुरुष रिकर्व टीम ने कजाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दी। पुरुष टीम का सामना 14 नवंबर को दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को दक्षिण कोरिया से भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वायु प्रदूषण से लड़ाई में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चिकित्सा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S.K. शर्मा और एम्स के ही पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ मित्तल इस दौरान श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। मौसम विभाग ने कल केरल और माहे में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर हो सकती है। इस बीच दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में शक्तिशाली विस्फोट, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। प्रधानमंत्री ने स्थिति की समीक्षा की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। 20 जिलों की 122 सीट पर 1300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदर्शन देश के स्वदेशी उत्पादों की विश्वसनीयता और क्षमता का प्रमाण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे और ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के 2 पदक पक्के। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।